हेलो स्टूडेंट्स, मैं रविकांत सिंह आप सभी लोगों का री क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं बच्चों। तो बच्चों आज से हम लोग क्या करने वाले हैं? आज से हम क्लास 12th का केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से क्या करने वाले हैं? हम क्लास 12th की केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी एक साल पहले तक क्या होता था कि क्लास 12th की जब आप केमिस्ट्री एनसीईआरटी ओपन करोगे तो आज भी उसमें पहला चैप्टर जो होगा वो होगा सॉलिड स्टेट। तो प्रीवियस ईयर तक वो 12th का पार्ट हुआ करता था, लेकिन अब क्या हुआ कि वो 11th में शिफ्ट हो गया है। एक साल पहले ही वो 11th में शिफ्ट हो गया है, तो अब वो चीज 11th में पढ़ी जाती है। तो अब जो हम पहला चैप्टर अभी आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो हमारा चैप्टर 1 होगा। और चैप्टर 1 क्या होगा? आज से जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर होगा क्या? वो चैप्टर होगा सॉल्यूशन। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा जिसको कि आज से हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों अब जब इस चैप्टर की स्टार्ट हम करने जा रहे हैं, चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सॉल्यूशन तो आप लोग सब लोग जानते ही होंगे। उससे पहले हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक पढ़ा था मिक्सचर। मिक्सचर में हम लोग क्या पढ़ते थे? होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर हम लोग पढ़ते थे। अब देखो होमोजीनियस में क्या होता था कि जो भी चीज हम मिक्स कर रहे होते थे उसमें क्या होता था कि वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाता था। जैसे होमोजीनियस में हम लोग क्या पढ़ते थे कि भैया आप क्या क्या ले लो, एक सॉल्ट ले लो और वाटर ले लो, इसको मिक्स कर दो तो जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा? वो मिक्सचर तो मिलेगा लेकिन वो कैसा होगा? होमोजीनियस होगा। मींस अगर सॉल्ट और वाटर को मिक्स कर दिया तो आपको सॉल्ट जो होगा वाटर में दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग बोलते थे होमोजीनियस। फिर जब हेट्रोजीनियस की बात करते हैं तो यहां पे क्या होता था कि अगर ऐसी दो चीजें आप ले लीजिए जिसमें कि वो मिक्सअप ना हो पाए और उसमें फेज बन जाते हैं, तो इसका एग्जांपल जैसे क्या? सैंड प्लस वाटर। आपने सैंड लिया और वाटर में मिक्स किया, क्या वो कभी मिक्स हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये आपको अलग अलग दिखाई देगा। आपने सैंड पानी में मिलाया, उसको छोड़ दिया, तो विद ड्यू टू ग्रेविटी सैंड क्या होगा? धीरे 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 नीचे आके इकट्ठा हो जाएगा, तो आपको लेयर दिखाई देने लगेंगे, फेज बन जाएगा वाटर का ऊपर, नीचे सैंड का। तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता था। तो अब जो हमारा सॉल्यूशन होता है, अब हम सॉल्यूशन को बात करते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। जो हमारा सॉल्यूशन होता है, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ये क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है ऑफ टू और मोर। किसका मिक्सचर होता है होमोजीनियस? दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस का इन विच दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस का एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें इंडिविजुअल जो कंपोनेंट्स होते हैं, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, किसके कंपोनेंट्स? जो कंपोनेंट्स हैं उसमें इंडिविजुअल जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? लूज देयर आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। विल लूज देयर आइडेंटिटी
अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इन प्योर फॉर्म, और एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड in pure form by normal physical method, by कोई भी नॉर्मल फिजिकल मेथड के द्वारा, सिंपल फिजिकल मेथड। मीन्स सॉल्यूशन क्या होता है कि एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, पहले तो दो या दो से अधिक सब्सटेंस इसमें होते हैं, और क्या होता है जो इस मिक्सचर का आइडेंटिटी होगी वो इंडिविजुअल कंपोनेंट की आइडेंटिटी से एकदम अलग होगी। जैसे क्या है कि will lose their identity and cannot be separated, और उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो बाई नॉर्मल फिजिकल मेथड, किसी भी नॉर्मल फिजिकल मेथड के द्वारा आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन की प्रॉपर डेफिनेशन है। ये क्या है, सॉल्यूशन की हमारी प्रॉपर डेफिनेशन है। एक बार और देखो इसको, सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस का, और ये क्या होता है जो इसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं, और जो ये मिक्सचर बन गया तो अगर हमें इनके कंपोनेंट्स को अलग करना है तो नॉर्मल फिजिकल मेथड्स के द्वारा हम लोग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये होमोजीनियस था। जैसे आप पढ़ते रहे होगे 9th 10th में कि हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर होता है उसके कंपोनेंट्स को आप इजीली नॉर्मल फिजिकल मेथड्स के द्वारा अलग अलग कर सकते हो। जैसे आपने सैंड को पानी में मिक्स कर दिया, अब आपको क्या करना है, सैंड और पानी को अलग अलग करना है, तो क्या करो, कपड़ा डालो, पानी सैंड सहित पानी गिरा दो, तो पानी तो नीचे छन जाएगा लेकिन सैंड ऊपर रह जाएगा। तो ये क्या है, बहुत नॉर्मल मेथड है जिसको आप कर सकते हो। लेकिन अब कहो कि हम सॉल्यूशन को फिजिकल मेथड से अलग अलग कर लें, भैया हम छन्नी ले, पानी गिराए, चीनी और पानी के घोल को गिराएं और चीनी अलग हो जाए पानी अलग हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन की डेफिनेशन हो गई। नोट करो, फिर आगे चलते हैं। अब देखो, अब जो हम लोग सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, हमें सॉल्यूशन पढ़ना है। ठीक है भाई, पढ़ना है तो पढ़ते हैं। अब इस सॉल्यूशन बनता कैसे है, अब देखो सॉल्यूशन बनाने के लिए दो चीजें होती हैं। एक क्या होता है, एक होता है आपका सॉल्यूट और एक होता है आपका सॉल्वेंट। दो चीजें होती हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। अब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे सॉल्यूशन में, कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट। तो देखो, जब भी कोई सॉल्यूशन बनता है तो उसमें जो ये सॉल्यूट होता है ये क्या होता है, कम मात्रा में होता है, कम मात्रा में, और ये क्या होता है, ज्यादा होता है। ये ज्यादा मात्रा में होती है और ये कम मात्रा में होता है। तो अब कहो कि आपको अगर चीनी का शरबत तैयार करना है तो क्या ऐसा करते हो क्या, एक बोरी चीनी में 1 गिलास पानी डालते हो, ऐसा करते हो क्या, नहीं। आप क्या करते हो, 1 गिलास पानी लेते हो और 1 चम्मच चीनी डालते हो। तो जो ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है, जो कम होता है वो सॉल्यूट होता है। ठीक है, तो ये हमारा, जब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला देते हो तो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन। क्या बन जाता है बच्चों, सॉल्यूशन बन जाता है। और हम लोग यहां पे कौन से सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशन। कौन से सॉल्यूशन की, होमोजीनियस सॉल्यूशन। और होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या होता है कि
पूरे सॉल्यूशन में हर जगह यूनिफॉर्म होता है। हम कौन से सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं? होमोजीनियस। और ये पूरे सॉल्यूशन में क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है हर जगह। ये सॉल्यूशन पूरा यूनिफॉर्म होता है हर जगह। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने जैसे मान लिया कि एक आपके पास कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, कोका कोला की बोतल है। अब कोका कोला की बोतल को जब आप खोलोगे तो आप उसमें का पहला एकदम ऊपर वाला लिक्विड लो और एकदम लास्ट वाला लो, एक जैसा ही आएगा। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर वाला कम मीठा होगा, नीचे वाला ज्यादा मीठा होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये क्या है? यूनिफॉर्म होता है हर जगह एक जैसा। आप शरबत बनाते हो तो ऐसा नहीं होता है कि पहला एक गिलास लिया तो कम मीठा, नीचे का गिलास लिया ज्यादा मीठा, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये होमोजीनियस टाइप का होना चाहिए। अब दूसरा हेट्रोजीनियस टाइप का सॉल्यूशन कैसा होता? जैसे मान लो हेट्रोजीनियस टाइप का मिक्सचर कैसा होता है? जैसे मान लो कि आपने एक पैकेट हल्दीराम का नमकीन खरीदा, हल्दीराम की एक पैकेट नमकीन खरीदी। अब उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होंगे। अब उसमें से मान लिया आपने पहला चम्मच निकाला तो आपको कुछ अलग अलग चीजें मिलेंगी। जैसे मान लो उसमें जो आपके आलमंड्स होते हैं हर जगह जैसा तो होगा नहीं। जैसे आपने एक चम्मच निकाला तो उसमें हो सकता है आलमंड ना आए, लेकिन नीचे आलमंड्स आए। तो ये क्या है? एक तरीके से क्या जाती है, हेट्रोजीनियस टाइप का मिक्सचर है। ठीक, तो ये हमारा जो सॉल्यूशन हम जो पढ़ने वाले हैं ये होमोजीनियस होना चाहिए। और जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या कि वो ट्रू सॉल्यूशन की बात हम लोग करेंगे। किस टाइप के सॉल्यूशन की बात करेंगे? ट्रू सॉल्यूशन। अब ये ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है भाई? दिस इज अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन, this is a type of solution in which solute is completely dissolved in solvent। मतलब ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है भाई? कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो हमारा सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाए तो उसको हम लोग ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। इस चैप्टर में हम लोग ट्रू सॉल्यूशन की ही बात करेंगे। ठीक है, तो अब इसको आप नोट कर लो, फिर आगे हम लोग चलते हैं। चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं कि हाउ डू यू क्लासिफाई सॉल्यूशन। आप सॉल्यूशन को कैसे क्लासिफाई कर सकते हो? तो देखो, इसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के आधार पर। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के आधार पर, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हैं और सॉल्यूशन का टाइप कैसा होगा, हम इसके हिसाब से क्लासिफाई करेंगे। तो देखो, जैसे अगर किसी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स हो, मान लिया कि 2 कंपोनेंट्स हैं, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। अगर किसी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स हैं तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे? बाइनरी। अगर 3 हैं तो टर्नरी, और अगर 4 हैं तो क्वाटरनरी। अगर 1-2 टाइप के कंपोनेंट्स मिले हुए हैं तो क्या होगा? बाइनरी। 3 टाइप के होंगे तो टर्नरी, और 4 टाइप के होंगे तो क्वाटरनरी। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट नोट ये है, नोट कर लो। अब अगर मान लिया किसी सॉल्यूशन में फॉर एनी n नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, अगर मान लिया कहीं पे
n नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं, फॉर एनी n नंबर ऑफ कंपोनेंट्स देयर विल बी ओनली वन सॉल्वेंट, केवल एक सॉल्वेंट होगा, एंड रिमेनिंग n-1 कंपोनेंट्स आर क्या होगा, सॉल्यूट होंगे। मतलब सॉल्वेंट तो एक ही होगा, हम सॉल्यूट अलग अलग ले सकते हैं। जैसे किसी सॉल्यूशन मान लिए 10 कंपोनेंट्स हैं, तो उसमें जो सॉल्वेंट होगा वो एक ही होगा, बाकी 9 क्या होंगे, वो हमारे क्या होंगे, सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे। ये याद रखिएगा कि अगर 4 कंपोनेंट से कोई सॉल्यूशन तैयार हो रहा है तो सॉल्वेंट तो उसमें एक ही होगा, बाकी 3 क्या होंगे, सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, समझ पा रहे हो? चलो नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। चल बच्चा, अब हम लोग क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देख लेते हैं कि कितने टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो देखो, अब यहां पे 3 टाइप के हम लोग सॉल्यूशन की बात करेंगे। एक तो बात करेंगे हम लोग गैसियस सॉल्यूशन की, कब कोई गैसियस सॉल्यूशन होगा, कब कोई लिक्विड सॉल्यूशन होगा, और कब कोई सॉलिड सॉल्यूशन होगा। अब देखो, जो टाइप का सॉल्यूशन बनाना है, जिस टाइप का सॉल्यूशन बनाना है उसी को हम लोग सॉल्वेंट लेंगे। पहली चीज अलग क्लियर कर लिया कि अगर गैसियस सॉल्यूशन बनाना है तो सॉल्वेंट हमारा गैस होना चाहिए, अगर लिक्विड सॉल्यूशन बनाना है तो सॉल्वेंट हमारा लिक्विड होना चाहिए, अगर सॉलिड सॉल्यूशन बनाना है तो सॉल्वेंट हमारा क्या होना चाहिए, सॉलिड। अब देखो, सॉल्वेंट तो हमने बात कर ली कि भैया गैसियस सॉल्यूशन बनाना है तो गैस सॉल्वेंट में होगा। अब अगर सॉल्वेंट गैस है तो सॉल्यूट तो हम कुछ भी ले सकते हैं। तो एक बार हमने सॉल्यूट लिया गैस, एक बार लिया लिक्विड, एक बार लिया सॉलिड। अब तीनों में हमने सॉल्यूशन बना के देखा कि कौन क्या बन सकता है। भाई एग्जांपल में क्या क्या आएगा। अब देखो, अगर गैस में गैस को मिक्स किया तो गैसीय सॉल्यूशन बना। अब एक एग्जांपल ले लिया कि भैया आप ऑक्सीजन गैस ले लो, नाइट्रोजन गैस ले लो, इन दोनों को मिक्स कर दो, ये कौन सा बनेगा सॉल्यूशन, गैसीय सॉल्यूशन। जैसे आपका एयर, एयर में भी तो बहुत सारे आपके गैसेस इन्वॉल्व हैं, तो ये कैसा सॉल्यूशन होगा, एक गैसियस सॉल्यूशन होगा। ठीक, अब गैस और लिक्विड का सॉल्यूशन कैसा हो सकता है भाई। गैस और लिक्विड, जैसे आपने लिक्विड लिया क्लोरोफॉर्म और गैस लिया नाइट्रोजन, इनका सॉल्यूशन तैयार कर दिया तो क्या बन जाएगा, वो हमारा गैसियस ही सॉल्यूशन रहेगा अभी भी वो। फिर हमने क्या किया, गैस में सॉलिड मिक्स किया और गैसियस सॉल्यूशन बनाया, तो कैसे बनेगा। कैम्फर क्या होता है, सॉलिड। कैम्फर मतलब कपूर, जो घरों में पूजा में यूज किया जाता है। तो कैम्फर ले लिया और नाइट्रोजन गैस का सॉल्यूशन तैयार कर दिया, तो ये कैसा सॉल्यूशन होगा, ये हमारा गैसियस सॉल्यूशन होगा। ठीक, ये तो तब था जब हमने सॉल्वेंट क्या लिया था, गैस। अब लिक्विड सॉल्यूशन आपको बनाना है और आप लिक्विड को क्या लोगे, सॉल्वेंट लोगे। फिर बारी बारी से हमने सॉल्यूट क्या लिया, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब देखो, एक गैस और लिक्विड का सॉल्यूशन, तो क्या किया, ऑक्सीजन जो डिसॉल्व है वाटर में, ये क्या है, ऑक्सीजन तो गैस है, वाटर क्या है, लिक्विड है, तो ये कैसा सॉल्यूशन आया, इसमें पानी ज्यादा है ना, पानी में ऑक्सीजन मिली हुई है लेकिन ज्यादा क्या है, दिखता क्या है, पानी, इसलिए वो लिक्विड सॉल्यूशन हुआ। फिर लिक्विड का लिक्विड में कोई भी चीज, आपने पानी में कलर डाल दिया, कलर भी लिक्विड है और पानी भी लिक्विड है, इथेनॉल डिसॉल्व कर दी। जैसे लोग लीकर लेते हैं तो क्या करते हैं, उसको सोडा डालते हैं, उसमें सोडा भी क्या है आपका, लिक्विड है, और लीकर भी क्या है, लिक्विड है, तो वो कैसा सॉल्यूशन बना, लिक्विड सॉल्यूशन बना। ठीक, फिर इसके बाद सॉलिड का लिक्विड के साथ सॉल्यूशन, तो सॉलिड जैसे ग्लूकोज डिसॉल्व करते हो वाटर में, ग्लूकोज पीते हो ना आप, तो ग्लूकोज तो सॉलिड हो गया और लिक्विड वाटर हो गया, तो इससे क्या बन गया, मिलता आपको क्या है, फाइनली जब आप सॉल्यूशन तैयार कर लो तो क्या मिलता है, पानी मिलता है ना। वो पानी जैसा, पानी मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक, चलो
अब बात करते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। अब कहेंगे भैया सॉलिड कैसे सॉलिड सॉल्यूशन बना सकते हैं। देखो अब मान लो गैस और सॉलिड का सॉल्यूशन बनाना है तो आप क्या करोगे, हाइड्रोजन ले लिया और पैलेडियम ले लिया। इसका हाइड्रोजन क्या है, गैस है, और पैलेडियम क्या है, सॉलिड है। इन दोनों से जो मिक्सचर सॉल्यूशन तैयार होगा वो कैसा होगा, सॉलिड सॉल्यूशन। फिर सॉलिड लिक्विड, लिक्विड और सॉलिड का, जिसमें सॉलिड क्या हो, सॉल्यूट हो, तो क्या बनाएंगे, अमलगम ले लिया मरकरी का और सोडियम ले लिया, इससे सॉल्यूशन तैयार किया, वो क्या बनेगा हमारा सॉलिड सॉल्यूशन। फिर सॉलिड का सॉलिड में सॉल्यूशन क्या था, जैसे आप गोल्ड लेते हो, गोल्ड में कॉपर मिला हुआ था तो वो दोनों क्या है, सॉलिड है, तो ये कैसा सॉल्यूशन होगा, ये हमारा सॉलिड टू सॉलिड सॉल्यूशन, मतलब सॉलिड सॉल्यूशन होगा, जिसमें सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है। ठीक है, तो ये क्या थे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब ये 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, गैसियस, लिक्विड और सॉलिड। ये डिपेंड करता है कि आपने सॉल्वेंट क्या लिया, वही डिसाइड करता है कि सॉल्यूशन कैसा होगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको, फिर हम आगे चलते हैं। चलो बच्चों, तो अब इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। इस चैप्टर में जो अभी हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। अब ये कंसंट्रेशन टर्म्स जो है आप पढ़ चुके हो क्लास 11th में, उस चीज को हम पूरा रिवाइज करेंगे यहाँ पे। इसमें क्या क्या था, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, और इसके बाद आता है वेपर प्रेशर, ये भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है वांट ऑफ फैक्टर, इसमें 2 लॉज है वो हम पढ़ेंगे, राउल्ट्स लॉ और एक और लॉ है वो हम यहां पे पढ़ेंगे। फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर के नाम को सॉल्यूशन केवल कहना उचित नहीं, इसको कह सकते हैं सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे जेई की बात कर लो चाहे नीट की बात कर लो, दोनों में इसके क्वेश्चंस सबसे ज्यादा होते हैं। फिर उसके बाद इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वांट ऑफ फैक्टर पे, फिर उसके बाद कंसंट्रेशन टर्म्स के इंटर कन्वर्जन के लिए आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, हम सारे टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या है, किसको हम लोग 4 चीजें इसमें पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे RLVP, ये क्या है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। फिर उसके बाद पढ़ेंगे दूसरा हम लोग पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये पढ़ेंगे। फिर तीसरा पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और इसमें जो चौथा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक टर्म है, याद रखेगा। और इसमें जो चीजें हैं सब हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और लास्ट में हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं और पहला चीज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इतना नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं कि कंसंट्रेशन क्या होता है। अभी हम लोग कंसंट्रेशन डिफाइन कर लेते हैं, फिर कंसंट्रेशन टर्म्स बताएंगे क्या होता है। देखो कंसंट्रेशन क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हो वही क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन कहलाता है। या इन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट, या 1 केजी वेट की सॉल्वेंट में जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हो दैट विल कॉल द कंसंट्रेशन। वो क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन कहलाता है। ठीक, ये तो बात हो गई कंसंट्रेशन को हमने डिफाइन कर लिया।
अब देखो, जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उसको हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं और उन ग्रुप को बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। जैसे ग्रुप ए में क्या है, जो ग्रुप ए है और ये ग्रुप बी है, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म को हमने दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। अब ग्रुप ए में क्या है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, मींस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जैसे ये क्या होता है, वॉल्यूम रिलेटेड। आपको पता है कि वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से वॉल्यूम पे इफेक्ट पड़ता है, तो इसका मतलब ये वॉल्यूम रिलेटेड है और ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। लेकिन जब हम ग्रुप बी की बात करते हैं तो इसमें वो टर्म्स आते हैं जो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, मतलब उसके ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो वो कैसे होंगे, वो होंगे जो मास रिलेटेड होंगे। जैसे आपका जो वेट है, क्या ऐसा होता है क्या गर्मी में आपका वेट कम हो जाता है, ठंडी में ज्यादा होता है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि यह क्या है, मास रिलेटेड है। तो मास जो होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है और वॉल्यूम जो होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो अब देखो, जब हम ग्रुप ए की बात करते हैं तो इसमें जो पहला आता है वो क्या होता है, परसेंट बाई वॉल्यूम। परसेंट बाई वॉल्यूम, इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, परसेंट वी बाई वी, ये हमारा पहला है। दूसरा बात करेंगे परसेंट बाई वेट। परसेंट बाई वेट, इसका मतलब सॉरी परसेंट वेट बाई वॉल्यूम, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम। तो ये क्या होगा, परसेंट डब्ल्यू बाई वी, ठीक है, परसेंट डब्ल्यू बाई वी, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। तीसरा क्या होगा, तीसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, मोलेरिटी, MOLARITY, मोलेरिटी। इसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ठीक। मोलेरिटी को कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है, ठीक। अगला क्या आएगा, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी, इसको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। फिर इसके बाद क्या आएगा, पीपीएम। पीपीएम, पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, इसमें वी बाई बी और पीपीएम डब्ल्यू बाई बी, ये दो हमको पढ़ने हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारे ग्रुप ए की। ये हमारा ग्रुप ए हो गया जो वॉल्यूम रिलेटेड है, टेम्परेचर से डिपेंडेंट है। ये बात हो गई ग्रुप ए की, ठीक है। अब हम चलते हैं ग्रुप बी। ग्रुप बी क्या होता है कि मास डिपेंडेंट। इसमें क्या होता है, पहला परसेंट बाई मास। परसेंट बाई मास का मतलब हो गया डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, नीचे क्या होगा, डब्ल्यू ही रहेगा, परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। दूसरा क्या होगा, दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा हम लोग को पढ़ना है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एक्स से, ठीक है। फिर इसके बाद आता है तीसरा मोलेलिटी। मोलेलिटी, इसको हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, मोलेलिटी, ठीक है। और चौथा पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, इसमें डब्ल्यू बाई डब्ल्यू और डब्ल्यू पीपीएम डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, वेट बाई वेट। तो ये सारी चीजें हम लोग को पढ़नी है। तो ये हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स जो पहला है, इसमें हम लोग इंटर कन्वर्जन भी पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए आपको यहां से यहां कन्वर्जन करना हो, वॉल्यूम से मास में कन्वर्जन करना हो, तो आपको एक चीज की रिक्वायरमेंट और होगी। कौन सी चीज की, आपको अगर इंटर कन्वर्जन करना हो यहां से यहां तक, तो इसके लिए आपको एक चीज चाहिए, क्या चाहिए, डेंसिटी। अगर इसमें आपको किसी में कन्वर्ट करना हो कि
W बाई W को मोल फ्रैक्शन कन्वर्ट करना हो तो आपको डेंसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपको यहां से यहां या यहां से यहां कन्वर्जन करना हो तो आपको डेंसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। अगर डेंसिटी गिवन है तो आप इंटर कन्वर्जन कर सकते हो। इतना नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं कि वन बाई वन हम लोग चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। देखो, पहला जो हमारा है ग्रुप ए में हम लोग पढ़ रहे थे, क्या है? परसेंट बाई वॉल्यूम। परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का मतलब हो गया परसेंट W V बाई V। अब इसको डिफाइन करते हैं, ये है क्या? इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम इन ml ऑफ सॉल्यूट। मतलब कितने ml सॉल्यूट प्रेजेंट है किसने में? 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। कितने ml सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, वो हमारा क्या है बताता है? परसेंटेज V बाई V। देखो, अब हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं। परसेंट V बाई V इज इक्वल टू, क्या मैंने बोला? V सॉल्यूट, ये किसमें है? ml में, अपॉन V सॉल्यूशन, ये भी किसमें होगा? ml में, मतलब 100 ml में। V सॉल्यूशन तो दिया ही 100 ml में, और इनटू परसेंट निकालना इसलिए 100। ठीक है, अब देखो, अब ये V सॉल्यूशन क्या होगा? V सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? V सॉल्यूट प्लस V सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स कर दिया तो क्या मिल गया? सॉल्यूशन मिल गया। ये वही चीज है V सॉल्यूशन। तो इसका मतलब है कि अगर परसेंट बाई वॉल्यूम हमें निकालना है, परसेंट V बाई V निकालना है, तो हमें क्या करना होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये हमें क्या मिल जाएगा? परसेंटेज V बाई V। और जो आपका V ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या होगा? सॉल्यूट का वॉल्यूम और सॉल्वेंट का वॉल्यूम ऐड कर दिया तो क्या मिल गया? हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिल गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? परसेंट V बाई V। ये हमारा पहला है। फॉर्मूला देखते रहिएगा, अभी बहुत सारे हम लोग रिलेशन फाइंड करेंगे, एक दूसरे को कन्वर्जन करना सीखेंगे, सारी चीजें एक एक करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसको नोट करो, फिर एक क्वेश्चंस करते हैं। नोट डाउन। चलो बच्चों, अब एक क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को करते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि परसेंट जब V बाई V करते हैं तो V सॉल्यूट अपॉन V सॉल्यूशन इनटू 100 जो किया, तो इसमें अगर कहीं हमें जरूरत पड़ती है कि अगर हमें परसेंट V बाई V दिया हो और हमें अगर सॉल्वेंट सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेट करना हो, अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमें लेट करना हो, तो हम लोग क्या मानते हैं? उसको हम लोग 100 ml हम लोग हमेशा मान के चलते हैं। मीन्स जब भी आपको कहीं पे रिक्वायरमेंट हो कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर आपको लेट करना हो तो आप उसको हमेशा 100 ml मान के चलेंगे। चलो, अब यहां पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ मेनी ml ऑफ इथेनॉल, कितने ml इथेनॉल ऐड किया जाएगा 250 ml ऑफ वाटर। अब देखो, 250 ml ऑफ वाटर, इसका मतलब हमें मिल गया कि V सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या हो गया? 250 ml, ये हो गया वाटर का। ठीक है, अब कितने ml इथेनॉल ऐड करना है, ये मतलब सॉल्यूट हमसे पूछ रहा है। तो इसको मान लिया VML, हमने मान लिया V। तो कहता है टू ऑब्टेन सॉल्यूशन, अब एक सॉल्यूशन आपको ऑब्टेन करना है 80% ऑफ परसेंट V बाई V ऑफ सॉल्वेंट, जिसमें 80% V बाई V क्या है? सॉल्वेंट है। हमसे निकालने के लिए क्या बोला है? इथेनॉल, और इथेनॉल है क्या भाई? सॉल्यूट। तो सबसे पहली चीज याद रखिएगा, ये जो परसेंट V बाई V दिया है, अगर आपने यही रख दिया तब तो आपका क्वेश्चन गलत हुआ। ये परसेंट V बाई V किसका दिया है? सॉल्वेंट का दिया है। पूछ किसका रहा है? सॉल्यूट का। इसका मतलब है अब हमें परसेंट V बाई V
अब ये क्या होगा, V सॉल्यूट अपॉन V सॉल्वेंट इंटू 100। अब देखो जब सॉल्वेंट 80% है तो सॉल्यूट कितना होगा, 20% होगा ना। तो इसका मतलब सॉल्यूट का परसेंट V बाई वी क्या होगा, 20%। तो अब ये हो गया 20 इज इक्वल टू V सॉल्यूट हमें निकालना है V। अब देखो सॉल्वेंट नहीं, सॉरी यहां सॉल्यूशन, देखो गलती हो रहा था, V सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्यूट का V हमने माना हुआ है और सॉल्वेंट 250 ml है, सॉल्यूशन कितना होगा, सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला करके, तो V प्लस 250 इंटू 100। अब यहां से कैंसिल किया, ये हो गया 5। अब यहां से इसको सॉल्व किया तो ये हो गया V प्लस 250 इज इक्वल टू 5V। इसको उधर लिख दिया, 4V इज इक्वल टू 250। तो V इज इक्वल टू क्या मिल गया, 450 बाई 250 बाई 4, ये आ गया 62.5 ml। मतलब क्या हुआ कि हमें इथेनॉल कितना चाहिए, 62.5 ml। अगर हमारे पास इथेनॉल हो तो हमारा ये जो कंसंट्रेशन होगा 80% BYB ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आई चीज। तो देखो ये आपको पकड़ना है कि ये जो परसेंट दिया है, बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, बस फॉर्मूला लिखा कि परसेंट BYB इक्वल टू V सॉल्यूट अपॉन V सॉल्वेंट इनटू 100, बस यहां रख दिया 80, सॉल्यूट का रख दिया, सॉल्यूशन का निकाल के सॉल्व कर दिया, तो उनका क्वेश्चन हो जाता है गलत। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ो, फिर उसको बारे में सोचो, फिर सॉल्व करो। ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला रटा रटाया आया, चलो भाई लिखते हैं फॉर्मूला, जो चीज दी गई है रखते हैं, आंसर निकाल के चले आते हैं। तो ऐसा करने से आपकी गलतियां होने की चांसेस ज्यादा है। समझ गए, इस क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं, दूसरा हम पढ़ते हैं। चलो बच्चों अब हम दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरा हमारा क्या था, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। परसेंट वेट बाई वॉल्यूम का मतलब परसेंट W बाई V। अब W का मतलब ये किस में होगा, ग्राम में, और V क्या होगा आपका 100 ml, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट का वेट लेंगे और 100 ml ऑफ सॉल्यूशन लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, परसेंट W बाई V। ठीक है। अब अगर इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो परसेंट W बाई V, इसका मतलब हो गया W सॉल्यूट अपॉन V सॉल्यूशन इनटू 100। मीन्स W आपका क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, और अपॉन सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब यहां पे 100 ml इसका ले लेंगे और इस सॉल्यूट को ग्राम में रिप्रेजेंट ले लेंगे, तो ये जो आएगा ये हमारा क्या आएगा, परसेंट W बाई V। ठीक है। हमेशा ऊपर सॉल्यूट आता है, नीचे सॉल्यूशन आता है, हर जगह यही रहेगा, बस एक जगह चेंज होता है मोलेलिटी में। ठीक है, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो यहां पे क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, कितना वेट आप सॉल्यूट का ले रहे हो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, दैट विल बी योर परसेंट W बाई V। अब जैसे देखो एक हम छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं कि अब एक an aqueous solution contains an aqueous solution contains 30% W by V of यूरिया। अब देखो इसका मतलब क्या है, एक्वेस सॉल्यूशन। एक्वेस सॉल्यूशन का मतलब समझते हो, जहां भी एक्वेस सॉल्यूशन आ गया इसका मतलब इसका
सॉल्यूशन किसके साथ बनाया गया है? वाटर के साथ। एक्वेस सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट क्या होगा वहां पे? वाटर होगा। एक्वेस सॉल्यूशन जहां भी आएगा वहां पे सॉल्वेंट क्या होगा? वाटर होगा। तो इसका मतलब है अगर हमने 100 ml ऑफ सॉल्यूशन लिया हुआ है, अगर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन लिया हुआ है, वी हैव टू टेक 30 ग्राम ऑफ यूरिया, तो हमें 30 ग्राम ऑफ यूरिया लेना पड़ेगा। तब 30% W/V ऑफ यूरिया का मतलब हो गया 100 ml अगर सॉल्यूशन लिया है तो उसमें 30 ग्राम क्या होगा? यूरिया होगा। और अगर हमारे पास डेंसिटी गिवन होगी तो हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल पाएंगे। अगर हमारे पास डेंसिटी गिवन होगी तब हम मास निकाल पाएंगे कि सॉल्वेंट का मास कितना होगा। मतलब सॉल्वेंट मतलब पानी कितना होगा, कितना पानी मिलाया गया होगा जिससे 100 ml सॉल्यूशन तैयार किया हो गया। जैसे ये तो पता चल गया ना कि 100 ml पानी सॉल्यूशन मतलब 100 ml सॉल्वेंट नहीं लिया गया है, 100 ml सॉल्यूशन है, उसमें कितने ग्राम यूरिया है? 30 ग्राम। अब सॉल्वेंट कितना लिया गया कि 100 ml सॉल्यूशन तैयार हुआ, अगर हमें डेंसिटी गिवन होगी तो हम उस सॉल्वेंट का जो वाटर है यहां पे उसका मास निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये आज हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी। एक क्या पढ़ा कि परसेंट V/V और दूसरा परसेंट W/V। अब अगली क्लास में हम लोग मोलैरिटी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद नॉर्मेलिटी, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी जो भी चीजें पढ़ाई गई हैं उसको आप रिवाइज कर लेना। अभी बहुत बेसिक से स्टार्ट किया गया है और ये सब 11th में आप पढ़ चुके हो, तो एक बार रिमाइंड कर रहे हैं, रिकॉल किया जा रहा है ताकि आपको थोड़ा सा रिमाइंड हो जाए, ताकि जो हम आगे पढ़ें उसमें आपको इसकी जरूरत अगर पड़ेगी तो आपको दिक्कत ना आने पाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं, इसके आगे की चीजें कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।